Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 25 of the lecture series of daily 10 questions. So our first question is, match the weightage of different industry group between list 1 and list 2. List 1 में हमें इंडस्ट्रीज गिवन है और लिस्ट 2 में हमें बतानी है उनकी वेटेज, और ये वेटेज डिसाइड कौन करता है? IIP के अकॉर्डिंग होती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो आवर फर्स्ट इज बेसिक गुड इंडस्ट्रीज़ की वेटेज कितनी है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की कितनी वेटेज है, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़ की कितनी वेटेज है, एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ की क्या वेटेज है. ये है हमारे पास क्वेश्चन और इसके हमें कोड्स गिवन है डिफरेंट कि किस इंडस्ट्री की कितनी वेटेज है, हमें उसे मैच करना है. अब अगर हम बात करें 2013 का ये जो एग्ज़ाम है, इसके अकॉर्डिंग जो है बेसिक गुड इंडस्ट्रीज़ की वेटेज है 45.7, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की वेटेज है 8.8, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़ की वेटेज है 15.7 और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ की वेटेज है 29.8. सो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हमारे करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा. लेकिन अगर हम आज की बात करें कि आपसे कोई करंट रेट पूछता है कि करंट वेटेज कितनी है, तो ये लिस्ट गिवन है 2011-12 बेस जिसे माना है, तो करंट वेटेज के हिसाब से प्राइमरी गुड्स की वेटेज है 34.5, इंटरमीडिएट गुड्स की वेटेज है 17.22, कैपिटल गुड्स की वेटेज है 8.22%, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड्स की वेटेज है 12.34% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की है 12.84 एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की है 15.33%. तो इस तरीके से आपसे इस बार करंट का पूछा जा सकता है कि करंट की क्या वेटेज है, जिसमें इन्होंने बेस किसको लिया है 11-12 को. ओल्ड सीरीज जो थी उसमें हमारा बेस था 2004 और 2005 ईयर, जिसकी भी वेटेज आपको गिवन है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, प्लांट लोड फैक्टर ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन अराउंड. रिसेंट ईयर मतलब ये 2013 का क्वेश्चन है, तो 2013 में आपसे पूछा गया था कि हमारा प्लांट लोड फैक्टर कितना था थर्मल पावर स्टेशन का. ए ऑप्शन 50%, बी 60%, देन 70% या 80%. सो 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्लांट लोड फैक्टर हमारा था 70%. लेकिन अब हमसे पूछ सकता है करंट क्या होगा. तो करंट अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए करें तो हमारा पावर लोड जो है 1920 में कितना हो गया है 56.08% और 2018-19 में कितना था 60.30%. तो आपसे इस वक्त करंट का पूछा जा सकता है, तो 1920 का है 56.08 और 18-19 का है 60.30. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 इन इंडिया. 2012 में जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनी थी, इनमें से उसका क्या पार्ट नहीं है. ऑप्शन ए क्या है, स्ट्राइव टू क्रिएट वन नेशन वन लाइसेंस अक्रॉस सर्विसेज एंड सर्विस एरिया. बी ऑप्शन क्या है, अचीव वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी. ऑप्शन सी क्या है, टू वर्क टूवर्ड राइट टू ब्रॉडबैंड. एंड ऑप्शन डी क्या है, रिकॉग्नाइज टेलीकॉम एज अ बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज. सो ऑप्शन ए जो हमें गिवन है, स्ट्राइव टू क्रिएट वन नेशन वन लाइसेंस, तो इनका मेन क्या था कि हम वन नेशन वन लाइसेंस देंगे. और सेकंड क्या था, अचीव वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में कि क्या है. सो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 की जो ड्राफ्ट की गई है, क्योंकि हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए. सो 18 के अकॉर्डिंग इस ड्राफ्ट में क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, डिजिटल इंडिया विज़न, जो कि किसने बोला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि हमारा इंडिया क्या बनना चाहिए, डिजिटल इंडिया बनना चाहिए. हर कोई जो है नेट बैंकिंग यूज़ करे, नेट सर्विसेज को अप्लाई करे. सो दिस पॉलिसी विल सी अ मैसिव ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम यूज़ ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल. कि हमें हर बात के लिए फिजिकली वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है. अगर मुझे बैंक में पैसे जमा करवाने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं आज यहाँ बैठे बैठे घर में भी कर सकती हूँ. डिजिटल इंडिया हो गया है क्योंकि हमारा हर चीज़ हम ऑनलाइन कर लेते हैं. सो ये मोटिव है किसका, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का.
सो इंडिया एट प्रेजेंट इज रैंक्ड एट 134 इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में इंडिया की रैंक कितनी है? 134, आईसीटी का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। सो करंट जो हमारी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है वो किस लिए ड्राफ्ट की गई है? डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। कंप्लीट इंडिया को बनाना है हमारा डिजिटल इंडिया। लेकिन 2012 के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का काम ये नहीं होता कि वो टेलीकॉम को बेसिक गुड्स इंडस्ट्री बनाए। टेलीकॉम कोई बेसिक गुड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रॉडबैंड का काम होता है, मोबाइल पोर्टेबिलिटी का काम होता है, सर्विसेज देने का काम होता है, ना कि उसे बेसिक गुड्स इंडस्ट्री बनाना का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑफ इन इंडिया इन द वर्ल्ड टोटल नाउ इज। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है? 2.2%, 3.9%, 6.2% या फिर 7.5%। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? किसके अकॉर्डिंग? कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इंडिया का शेयर कितना है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं उससे पहले हम। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अकाउंट है वो कितना है? 75.5% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट। और जो जीडीपी का कितना परसेंट है? 18%। और मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? पूरी पॉपुलेशन में से 12% पॉपुलेशन को क्या देती है? एम्प्लॉयमेंट देती है। ये जो हमारा क्वेश्चन है मैंने इसको करंट से रिलेटेड करके बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल कितना आउटपुट करते हैं? 75.5%। और पूरे जीडीपी में कितना हिस्सा होता है? 18%। और पॉपुलेशन कितनी एम्प्लॉय होती है इसकी वजह से? 12% पॉपुलेशन। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे 2.2% जो है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओटी इज मेनली ड्यू टू। इंडिया में जो हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, वो किसके कारण आता है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, या ऑप्शन डी इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील। किस चीज़ के इंपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है? तो कौन सा कोड हमारा करेक्ट होगा? देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया हैज़ बिन रिड्यूसिंग सस्टेन्ड ट्रेड डेफिसिट सिंस 1980s। 1980s से हमें ट्रेड डेफिसिट मिल रहा है। किसके कारण? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट ग्रोथ, कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मिनरल फ्यूल्स का, ऑयल्स का, वैक्सेस का और बिटुमिनस सब्सटेंस जैसे पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी का। इन चीज़ों का हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से क्या आता है? ट्रेड डेफिसिट आता है। तो क्या रीज़न है हमारे कि हम ऑयल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और सेकेंड रीज़न क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर, ज्वेलरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए एंड बी क्या है हमारे करेक्ट? इसके अकॉर्डिंग कौन सा कोड करेक्ट है हमारा? सी कोड बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट अकाउंट में डेफिसिट किस कारण से आता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी कंट्री में मंगवा ज़्यादा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, बाहर देशों को कम भेज रहे हैं। इनकम हमारी कम हो रही है और खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द MRTP एक्ट ऑफ 1969 हैज़ बीन। जो MRTP एक्ट था 1969 में उसका क्या हुआ? ए ऑप्शन रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002, कि कंपटीशन एक्ट 2002 ने उसे रिप्लेस कर दिया। ऑप्शन बी मर्ज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट ऑफ 1978, 1978 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मर्ज हो गया। ऑप्शन सी रिप्लेस्ड बाय ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001, ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट ने उसे रिप्लेस कर दिया। या ऑप्शन डी मर्ज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991। तो जो हमारा MRTP एक्ट है उसके साथ क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन हमारे करेक्ट है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन डेटेड 28 अगस्त 2009। इन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू करी वेयर बाय द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब हमेशा इस चीज़ पे वाद विवाद रहता है कि इस पे MRTP एक्ट पे, जिसको रिप्लेस कर दिया गया
कंपटीशन एक्ट 2002 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009। 2009 से जो MRTP एक्ट है बन गया क्या, अब एक कंपटीशन एक्ट 2002। सो MRTP एक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, कंपटीशन एक्ट 2002 से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब हुआ था, नोटिफिकेशन आई थी 28 अगस्त 2009 को और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009 ये चीज़ क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू सजेस्ट दैट, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है। ए ऑप्शन, growth in agriculture output without radical institutional reforms will reduce the incidence of poverty. Option B, growth in agriculture output with radical institution reform will reduce the incidence of poverty. Option C, only radical institutional reform can reduce the incidence of poverty. या option D, only growth in agriculture output will reduce the incidence of poverty. तो यहाँ पे जो मेन है कि पॉवर्टी कैसे कम की जा सकती है। पहला क्या है कि हम एग्रीकल्चर आउटपुट में ग्रोथ होना चाहिए और रिफॉर्म्स आने चाहिए। दूसरा क्या है, आउटपुट में ग्रोथ होना चाहिए और रेडिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आने चाहिए। पहले ऑप्शन में था बिना रिफॉर्म लाए हुए हम ग्रोथ करें। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि हम रिफॉर्म्स लेके आएँ, चेंजेस लेके आएँ, ठीक है, कुछ ना कुछ सुधार करें, आउटपुट को बढ़ाएं और फिर हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमें क्या कह रहा है, सिर्फ रिफॉर्म से, हम सिर्फ चेंजेस से हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि हम सिर्फ आउटपुट बढ़ा के पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन को बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। हमारे पास यहाँ पे कोड्स गिवन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक बात बताओ कि एग्रीकल्चर आउटपुट आप कैसे बढ़ा सकते हो। पहले हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मतलब रिफॉर्म आए थे, मतलब चेंजेस आए थे ना, तभी हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न मेथड में गए थे। तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या कहती है कि हम एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ हमें रिफॉर्म्स चाहिए, चेंजेस चाहिए, और वो ही क्या कर सकता है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, थ्रेशर्स, इन सब के बारे में पता चला, तभी हम आउटपुट को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल वे से चलेंगे तो हम कैसे आउटपुट को इंक्रीज कर पाएंगे। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ट्रिकल डाउन थ्योरी इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड दैट एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रोथ इज पॉसिबल विथ रेडिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38। एज पर द लेटेस्ट फिगर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द पर कैपिटा पर डे फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इज, पर कैपिटा पर डे फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कि हर दिन इंसान को कितना खाने को चाहिए, फूड ग्रेन कितना ग्राम चाहिए। ऑप्शन ए 280 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारा है 440 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 580 ग्राम, ऑप्शन डी है हमारा 900 ग्राम। तो अगर हम 2013 की बात करें तो हमारा 280 ग्राम सही था कि हमें 280 ग्राम चाहिए, इतना अवेलेबल फूड ग्रेन हमें चाहिए। बट अगर हम करंट बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग द नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इज़ 487 ग्राम पर पर्सन पर डे। आज कितना चाहिए पर पर्सन पर डे, 487 ग्राम चाहिए। तो हमें करंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं तो करंट क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि आज इसका करंट डाटा क्या है। सो करंट इज 487 ग्राम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर द किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 1978, ऑप्शन बी है हमारा 1998, ऑप्शन सी है हमारा 1988 और ऑप्शन डी है हमारा 2008। तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो किसान क्रेडिट स्कीम इज़ अ क्रेडिट स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी 1998 में इंडियन बैंक्स के द्वारा,
और दिस स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम प्रिपेयर की थी। किसके रिकमेंडेशन से? आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन से कि एग्रीकल्चर नीड्स के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, ये लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो केसीसी के साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि इसको रिकमेंड किसने किया या इस स्कीम को प्रिपेयर किसने किया है और ये किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1998 अगस्त में आई, ठीक है, आरवी गुप्ता कमेटी ने की, नाबार्ड के द्वारा की गई और किस लिए की गई? एग्रीकल्चर नीड्स के लिए लोन देने के लिए। तो 1998 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। PL 480 ग्रांट वाज यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स। जो PL 480 ग्राम है वो किस लिए है? फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करने के लिए। रीज़न क्या दे रखा है इसका कि PL 480 जो ग्रांट है वो फैसिलिटी ग्रांट किसने की है? जापान ने की है। तो हमें कोड, करेक्ट कोड बताना है कि क्या है। एजर्शन रीज़न हमारे दोनों ट्रू हैं और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन क्या है कि दोनों ट्रू हैं और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या है कि एजर्शन सही है, रीज़न गलत है। और डी क्या है हमारा? रीज़न गलत है और एजर्शन सही है। तो कौन सा कोड हमारा करेक्ट है? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि PLA 480 ग्रांट होता क्या है, वो समझते हैं हम पहले। सो व्हाट इज़ PL 480 ग्राम? फुल फॉर्म क्या है इसकी? पब्लिक लॉ 480, जिसको हम फूड फॉर पीस भी कहते हैं। ये एक फंडिंग है जो कौन करता है? US फूड करता है। और किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर ओवरसीज एड, दूसरे देशों में हेल्प करने के लिए। फुल नेम इसका पब्लिक लॉ 480 है, ठीक है। एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट असिस्टेंट एक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो कब साइन हुआ था? 1954 में किया गया था, जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया था, ड्वाइट डी एइसेनहोवर ने। तो ये US के द्वारा किया जाता है और इसका काम है ओवरसीज़, दूसरे देशों में फंडिंग प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर ट्रेड या एग्रीकल्चर हेल्प प्रोवाइड करना। सो हमारा करेक्ट क्या है? ये बात तो सही है कि फूड ग्रेन के इंपोर्ट के लिए होती है, बट ये हमारा गलत है कि जापान इसे ग्रांट किया है। इसको ग्रांट किसने किया है? US ने ग्रांट किया है। तो बोथ A एंड R, A दोनों सही हैं बट R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसको ग्रांट करने वाला जापान है और US फूड इसको यूज़ करता है किसके लिए? ओवरसीज़ एड के लिए। यहाँ पे ये चीज़ मैं लिखना भूल गई, बट ये बात सही है कि जापान इसे ग्रांट करता है और US फूड ने इसकी पहल की थी, ठीक है, फंडिंग देने में और किसके लिए? ओवरसीज़ एड के लिए, बाहर देशों की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।